हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के रूप में है। तो आइए हम लोग इसके बारे में, जिसे हम कह सकते हैं शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधार, इस शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधार को हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज की डेट में है कि एजुकेशन, इट्स मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, फॉर्म्स एंड इट्स रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन। हम लोग आज के टॉपिक में इन बातों पर फोकस करेंगे और इसको समझेंगे। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे शिक्षा का अर्थ क्या है, इसका संप्रत्यय क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, और इसके फॉर्म्स अर्थात इसके टाइप्स कितने हैं, और इसका अन्य अनुशासनों के साथ कैसा जुड़ाव है। तो इस क्रम में हम लोग एक एक करके देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन के क्रम में अगर हम लोग जानना चाहें तो शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एडुको शब्द से बना है। एजुकेशन, तो एजुकेशन एडुको शब्द से निर्मित है, जो कि दो वर्णों से निर्मित है। उसमें हम ई और ड्यूको के दो अलग अलग अर्थों के क्रम में जानते हैं। ई का अर्थ अंदर से होता है और ड्यूको का अर्थ है टू लीड या आगे बढ़ाना, अर्थात किसी भी व्यक्ति या बच्चे को, चाइल्ड को हम अंदर से आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्रम में हम लोग जानना चाहेंगे कि इसकी इटिमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक भौतिक संप्रत्यय क्या है, इन शब्दों की, इसके मीनिंग का। तो इस मीनिंग के क्रम में अगर हम लोग जानना चाहें तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि द वर्ड एजुकेशन इज derived from the Latin word educere, educare and educatum, which means to learn, to know and to lead out. That is, education means to lead out internal hidden talent of the child or person. यहाँ हम लोग शिक्षा के इन शब्दों का जो एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम के रूप में आगे बढ़ता है, इसके अर्थ को जानना चाहें तो एजुसियर का मीन्स होता है टू लर्न, हम कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं। टू नो, हम जानते हैं। और टू लीड आउट, एजुकेटम का अर्थ में हम लोग लेते हैं टू लीड आउट, इसको आगे बढ़ाने से होता है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हम व्यक्ति या छात्र के उसके आंतरिक गुणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं शिक्षा के द्वारा। इसमें एजुकेयर टू ब्रिंग अप, टू नरिश, एजुसियर टू लीड आउट और ड्रा आउट, एडुको जिसको हम लोग जान चुके हैं, द लेटर ई मीन्स आउट एंड ड्यूको मीन्स टू लीड। हम लोग एजुकेटम के अर्थ में ये जानते हैं द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, अर्थात हम लोग कोई चीज़ कैसे सीखते हैं, वो कला, और ट्रेनिंग या कैसे प्रशिक्षण लेते हैं, उसको एजुकेटम के रूप में जानते हैं। तो एजुकेटम, एडुको, एजुसियर और एजुकेयर, इन शब्दों के अर्थ के द्वारा शिक्षा का एक अर्थ निकल के आता है कि हम बच्चे के आंतरिक गुणों को बाहर निकालते हैं, उसके छुपे हुए गुणों को बाहर निकालते हैं और उसको नए ढंग से सीखने और समझने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देते हैं। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दो रूपों में शिक्षा का अर्थ निकल के आता है। शिक्षा का एक नैरोवर मीनिंग होती है, इसे हम संकुचित अर्थ कहते हैं। संकुचित अर्थ में हम लोग कह सकते हैं इन नैरोवर सेंस ऑफ द टर्म, एजुकेशन इज इक्वल विथ इंस्ट्रक्शन गिवन इन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेमली स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। हम कह सकते हैं कि ऐसे औपचारिक संस्थान जहां सीधे तौर पर शिक्षा देने की प्रक्रिया में उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उन्हें निर्देश दिए जाते हैं, और इस निर्देश के क्रम में वो बच्चे उसको करते हैं या उसे जानते हैं।
तो यहाँ संकुचित अर्थ शिक्षा का होता है कि हम केवल निर्देशों को बता देना ही शिक्षा का जब अर्थ समझने लगते हैं तो वो संकुचित अर्थ के रूप में होता है। इसका एक ब्रॉडर मीनिंग होता है। ब्रॉडर मीनिंग का मतलब हम लोग इसके पूरे प्रदर्शित रूप में जो आगे बढ़ता है और जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ कंटिन्यूअस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर वोम एंड एंड्स इन द टॉम। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह बच्चे के लिए या व्यक्ति के लिए यह लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। पूरे जीवन काल तक व्यक्ति सीखता रहता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से शुरू होता है और व्यक्ति के समाज तक या व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत तक सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो शिक्षा के इन संकुचित और बड़े रूप को हम लोग इस रूप में समझते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि शिक्षा व्यक्ति या बालक का ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है और इस ऑल राउंड डेवलपमेंट को हम चतुर्मुखी विकास की प्रक्रिया में लेते हैं कि बच्चे का एक चौमुखी विकास कैसे हो। हाँ, यहाँ बच्चे के चौमुखी विकास में उसके भौतिक विकास को ध्यान दिया जाता है सबसे पहले, फिर उस बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट लाने का प्रयास किया जाता है, उसको फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या हम उसके बौद्धिक विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें कुछ इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ साथ लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे उसके भावनात्मक विकास भी होता रहे, वह क्षमा, करुणा, दया, प्रेम इन सब बातों को समझे और आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करना सीखे। इस रूप में हम इमोशनल डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि बच्चे का कुछ कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, अर्थात उसका सांस्कृतिक विकास कैसे हो सकता है, कैसे शिक्षा करती है, यहाँ इसका भी ध्यान दिया जाता है। और एस्थेटिक डेवलपमेंट अर्थात सौंदर्य शास्त्र की बात की जाती है। सौंदर्य शास्त्र का परिप्रेक्ष्य यहाँ उसके आंतरिक सुंदरता से होता है कि कैसे उसकी आत्मा मन अच्छा व्यवहार करने लगे। और जब इस रूप में बच्चा आगे बढ़ता है तो उसी समय में बच्चे के लिए कुछ आध्यात्मिक चिंतनपरक बातें भी आती हैं, उसे हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रूप में बताते हैं, करने और सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाते हैं। ये काम शिक्षा ही करती है। इस क्रम में विद्यार्थी जब परिवार में और स्कूल में रहने लायक होने लगता है, उसे हम सोशल डेवलपमेंट के रूप में बताते हैं। उस सोशल डेवलपमेंट की प्रक्रिया इस रूप में आगे बढ़ती है कि जिससे हम बच्चे का सामाजिक विकास कैसे करते हैं। इस काम को परिवार और समाज, विद्यालय जिसे समाज का अलग रूप भी कह सकते हैं, विद्यालय, परिवार और समाज मिलकर इस काम को करते हैं, उसका सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। और अंत में वह अपने धर्म और अपने कर्म के अनुसार वह धर्म को अपनाता है और उसमें धार्मिक डेवलपमेंट भी होता है। वह उन उत्सवों को देखता है कि जो धार्मिक उत्सव होते हैं उनमें शामिल होता है और समाज में वो सामाजिक उत्सवों को भी देखता है, उनमें शामिल होता है। तो इस तरह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह शिक्षा ही उसको इस पूरे डेवलपमेंट को कवर करती है और वो उसके एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वास्तव में शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे हम लोग अभी चर्चा किए कि बच्चे का आंतरिक विकास हो, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बच्चे का अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। गांधी जी ने कहा है कि एजुकेशन इज ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड, मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हम कहते थे गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि अरस्तु जी ने कहा है कि एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ही इज कैपेबल ऑफ। बच्चे के अंदर जो भी सुंदरता आ पाती है उसके आंतरिक रूप में वह शिक्षा ही दे पाती है, शिक्षा के द्वारा ही वो आ पाती है और वह जिस लायक होता है उस लायक शिक्षा उसको परिपूर्ण दे देती है कि वह अंदर से इस रूप में व्यवस्थित हो जाता है। तो हम इन विद्वानों की परिभाषाओं के रूप में भी ये देख के निकलते हैं कि जो हमने अर्थों के रूप में समझा कि शिक्षा क्या है, वही बातें
विवेकानंद जी, गांधी जी और अरस्तु महोदय ने भी बताया है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बच्चों कि मॉडर्न की शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है। हम इसके संप्रत्यय की यदि बात करते हैं, अब अर्थ और इसके विकास की बातों के अलावा हम लोग अब जान लेंगे इसका संप्रत्यय आखिर क्या है। तो मॉडर्न संप्रत्यय या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्रम में बच्चे का, उसका मानसिक, उसका हृदयपरक, उसका शारीरिक और उसके स्वास्थ्य के क्रम में डेवलपमेंट की बात करता है। जैसे हम गांधी जी के शिक्षा की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो 3H का सिद्धांत दिए थे, बट हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट के रूप में अगर देखते हैं तो हम यहाँ 4H का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस 4H के कॉन्सेप्ट में हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ की बात होती है। हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी अगर स्वस्थ होगा तो वो सीख पाएगा, वो कुशल तरीके से उसका मानसिक, शारीरिक और हृदयगत या आंतरिक विकास हो पाएगा। हम कह सकते हैं कि बच्चे का मानसिक, शारीरिक और उसका आत्मिक विकास उसके स्वास्थ्य पर ही निर्भर करेगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट इस 4H के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ता है। इसमें हम लोग बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का निम्न बिंदुओं के रूप में। हम लोग ये जानते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट लर्नर सेंटर्ड होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि लर्नर सेंटर्ड में कि वर्तमान संप्रत्यय विद्यार्थी केंद्रित है। हम विद्यार्थी को महत्व देते हैं, हम विद्यार्थी की उम्र, उसकी रुचि, उसकी क्षमता, इन बातों को आधार पर उसको विकसित करने की बात करते हैं। जो वर्तमान सिनेरियो ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो इसी रूप में आगे बढ़ाता है कि विद्यार्थी के क्षमता के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार, उसके उम्र के अनुसार हम उसको विषयों का ज्ञान दें। उन विषयों का तब वो हृदयंगम कर पाएगा, वो सीख पाएगा और अच्छे से अपने आप को डेवलप कर पाएगा। तो वर्तमान कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते चले तो ये लर्नर सेंटर्ड है वर्तमान शिक्षा प्रणाली। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं तो लर्नर ऑक्युपाइज सेंट्रल प्लेस इन द एजुकेशन सिस्टम। हम कह सकते हैं कि यहाँ शिक्षार्थी या सीखने वाला ही केंद्रीय भूमिका में होता है, वह मध्य में स्थान पाता है कि उसी के इर्द गिर्द ही सारे वातावरण तैयार किए जाते हैं कि कैसे लर्नर अच्छे से सीख पाए, उसको सीखने में परेशानी न हो और वो अच्छे से विषयों का हृदयंगम कर सके। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम अपनी शिक्षा प्रणाली, हम अपने पाठ्यक्रम, हम अपने व्यवस्था, हम अपने अन्य बातों में, तकनीकियों में सुधार लाने का प्रयास करेंगे कि कैसे विद्यार्थी और अच्छा सीख पाए, डे टू डे आगे बढ़ पाए। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके तीसरे पॉइंट के रूप में हम लोग देखें टू डेवलपमेंट द इनहेरेंट कैपेसिटीज ऑफ द लर्नर। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे विद्यार्थी के आंतरिक विकास की चर्चा सारे विद्वानों ने की है। अपनी परिभाषाओं में उन्होंने बताया है इनहेरेंट डेवलपमेंट की, अर्थात उसके आंतरिक डेवलपमेंट की बात यहाँ की जाती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द एजुकेशन इज आल्सो फॉलोज दैट रूल, मतलब कि वो वर्तमान संप्रत्यय भी इसी बात को महत्व देता है कि हम विद्यार्थी के आंतरिक रूप से डेवलपमेंट करें, उसके बाह्य रूप में डेवलपमेंट पे बहुत जोर नहीं दिया जाएगा। अंत में आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं कि वर्तमान कॉन्सेप्ट या वर्तमान संप्रत्यय एक्टिविटी सेंटर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट सेंटर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि यहाँ विषय केंद्रित से हम लोग आगे बढ़कर उसके प्रक्रियाजन्य होने की पे केंद्रित हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ हम विषय पर ज़्यादा ध्यान न देकर उस विषय से जुड़े हुए प्रक्रियाओं को करके उस विद्यार्थी से करवा के हम उसको सीखने सिखाने पर जोर देते हैं। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम एक्टिविटी में विभिन्न तरह के कार्य कराते हैं, उसको हम विभिन्न तरह के डिबेट में, विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं में, हम ग्रुप डिस्कशन में बच्चों को बांट देते हैं, उनको टास्क दे देते हैं, उस क्रम में वो लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। एक कहते हैं कि टीम वर्क के रूप में हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं, वह एक प्रक्रियाजन्य बात होती है। इसमें हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि प्ले वे मेथड फ्रॉम रोट लर्निंग। हम लोग वर्तमान समय में उस रटंत प्रणाली को से हट के
खेल द्वारा सीखने की प्रक्रिया को जोड़ देते हैं। हम इसी क्रम में आगे कह सकते हैं कि हम उस लर्निंग बाय डूइंग विचार पे काम करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की प्रक्रिया पर जोर देने की बात करता है। हम इसी तरह प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं कि बच्चों को हम ग्रुप में बांट के उनको अलग अलग टास्क के प्रोजेक्ट देते हैं और उसको वो करते हैं। यहाँ हम ग्रुप कंपटीशन तैयार कर देते हैं और उस ग्रुप कंपटीशन के क्रम में बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़कर या समूह में कार्य करने, दोनों विधियों से सीखने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम कहें कि ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन विच हेल्प्स टू डेवलप द चाइल्ड्स पर्सनालिटी। यहाँ बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सभी औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं या अभिकरण मिलकर काम करते हैं। तो इन अभिकरणों के मेल मिलाप से मिलाकर जो बच्चे का विकास किया जाता है वह मॉडर्न कॉन्सेप्ट, शिक्षा के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फुल्ली अपनाया जा रहा है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन। वास्तव में हम जब बात करते हैं कि वास्तव में शिक्षा की प्रकृति क्या है, इस प्रकृति के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इट इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। शिक्षा एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इट डेवलप्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बोथ। यह व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करती है, अर्थात यहाँ विद्यार्थी का भी विकास होता है और समाज का भी विकास होता है। समाज में जो बातें कमतर रह जाती हैं, जो बातें कमियों के रूप में आगे बढ़ती हैं, उन बातों को दूर करने के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में, शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है और व्यक्ति को सिखाया जाता है। और फिर वह व्यक्ति जब डेवलप हो जाता है उस गुणों से, और वो तब समाज में जाके अच्छे कार्यों को करता है। अर्थात पहले हम व्यक्ति का विकास करते हैं और फिर समाज अपने आप में डेवलप हो जाता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट शिक्षा एज ए बाइपोलर प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है वह कैसे कार्य करता है। यह जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन द teacher and the pupil. In this process, one personality acts upon another in order to modify the personality of other. इसकी प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है और इस द्विध्रुवी प्रक्रिया के क्रम में शिक्षा एक व्यक्ति जो टीचर होता है वह दूसरे व्यक्ति के माइंड को उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रक्रियाएं करता है और जिसके उसके मन मस्तिष्क पर अपना व्यवहार, अपनी बातें रखता है, जिससे उसके मन मस्तिष्क और व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि शिक्षा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में यह ट्राइपोलर प्रोसेस के रूप में आगे बढ़ती है। यह बाइपोलर से हटकर ट्राइपोलर के रूप में आ जाती है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और कुरिकुलम और एनवायरनमेंट इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है कि शिक्षक विद्यार्थी में जिन बातों को, कमियों को रूप में देखता है या समाज में जो बातें होती हैं उन बातों को परिप्रेक्ष्य में लाकर स्टूडेंट को बताता है और उसे संभालता है और उसे आगे बढ़ाता है। शिक्षा के अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन की चर्चा करेंगे। ये आपके सिलेबस में है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के रूप में लेके आगे बढ़ेंगे, जिसे हम आने वाले टॉपिक में एक फुल्ली टॉपिक होगा इसका, उसे हम कहेंगे फॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न अभिकरण। तो यहाँ सिर्फ हम इतना समझ सकते हैं कि शिक्षा के 3 फॉर्म्स होते हैं, उसके 3 प्रकार होते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, जिसे हम अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक के रूप में जानते हैं। इन तीनों के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्रों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी सीखता है या शिक्षा में उनका योगदान पड़ता है। इस क्रम में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विद्यार्थियों कि एजुकेशन एंड इट्स डायरेक्ट रिलेटेड डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो हम यहाँ सीधे तौर पर शिक्षा और उससे जुड़ाव रखने वाले कुछ अनुशासनों की बात करते हैं।
वे अनुशासन जो सीधे तौर पर शिक्षा को प्रभावित करते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से 4 ऐसे अनुशासन हैं, जिसे हम फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, इसमें दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास, ये चार अनुशासन शिक्षा को प्रभावित करते हैं, सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जैसे हम कहें कि फिलॉसफी, दर्शन विचारों का क्रम होता है। आप इसे मान सकते हैं, जिस देश काल परिस्थिति में जो विचार तेजी से आगे बढ़ते हैं, वही विचार उस समाज के लिए आवश्यक माने जाते हैं और समाज की आवश्यकता के अनुसार उनको पाठ्यक्रम में जगह दे दी जाती है और उस पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि वास्तव में सीधे तौर पर दर्शन शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, यह भी उस विद्यार्थी के उस दर्शन के अनुसार तैयार करने, उसके रुचि क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने और विषयों को एक क्रम में देने की प्रक्रिया है, जिसमें हम बच्चे को मन मस्तिष्क के आधार पर उस बात को आगे बढ़ाते हैं। या शिक्षा देने लेने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान हमें सीधे तौर पर सहायता पहुंचाता है कि कैसे विद्यार्थी की उम्र, रुचि, क्षमता और उसकी व्यवस्था के अनुसार हम शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं या उस प्रणाली को आगे करते हैं। तो इस क्रम में भी मनोविज्ञान भी हमें सीधे तौर पर प्रभावित करता है। आगे हम लोग यही बात सोशियोलॉजी के क्रम में देखते हैं कि समाज में जो बातें आवश्यक होती हैं, शिक्षा सीधे उससे प्रभावित होती है और उसका हम लोग समंजन करने का प्रयास करते हैं। और इतिहास भी सीधे तौर पर शिक्षा को प्रभावित करता है। जिस देश काल परिस्थिति में जैसी सिचुएशन होती है या उस देश काल परिस्थिति की जैसी स्थिति होती है, वहाँ शिक्षा इतिहास के बीते हुए बातों को देखकर उसके आने वाले भविष्य को समझकर वो उस तरह रूप में तैयार करती है। इस प्रकार इतिहास भी एक तरह से सीधे तौर पर शिक्षा को प्रभावित करने वाला विषय है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन एंड इट्स इनडायरेक्ट रिलेशन डिसिप्लिन, इसमें हम लोग कुछ विषय जैसे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, भूगोल, कृषि या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर या सिविक्स, ये भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जैसे हम कहें कि जिस देश काल परिस्थिति में जो विषय जैसे चल रहे होंगे, जिस समाज में जैसी डिमांड होगी, उस तरह के वहाँ पठन पाठन होगा और उसी के समाज के अनुसार ही वहाँ अर्थव्यवस्था का विकास हो पाएगा। या हम कहें कि वहाँ का ज्योग्राफी, वहाँ का भौगोलिक स्थिति सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को प्रभावित करती है। जैसे हम कहें पठारों की स्थिति में वहाँ खेती और अच्छे से जीविका के लिए साधन कम मिलते हैं, इसलिए वहाँ शिक्षा दीक्षा का उचित व्यवस्था नहीं हो सकता। यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है कि पठारों पर लोग अपनी जीविका के लिए ही दूसरे काम करने में व्यस्त रहेंगे, कैसे वो अपने शिक्षा और इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये विषय शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो हम लोग ये जानते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया शिक्षा की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विषयों को लेकर आगे बढ़ती है। थैंक यू टू ऑल।